जीएस वर्ल्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनके नोट्स भी मैंने पढ़े थे। टेस्ट सीरीज़ भी जीएस वर्ल्ड की देखी थी, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है। जीएस वर्ल्ड संस्थान का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान। मैंने अपनी तैयारी जीएस वर्ल्ड से ही की है। जीएस वर्ल्ड कोचिंग का हमारी इस सफलता में इसमें जीएस वर्ल्ड का बहुत सहयोग है। और जीएस वर्ल्ड से ऑनलाइन क्लास की थी और टेस्ट सीरीज भी अच्छी है इनकी, तो आप कर सकते। यूपीपीसीएस में लगातार 3 वर्षों से टॉपर देने वाला मात्र एक संस्थान, जीएस वर्ल्ड। अभी आप देखेंगे तो नीरज सिंह सर हैं, जीएस वर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर, और सिद्धार्थ गुप्ता सर हैं जो 2023 यूपीपीसीएस के टॉपर हैं। सर टॉपर भी कई सालों से लगातार आपके यहाँ से आ रहे हैं यूपीपीसीएस में, ऐसा आप क्या कराते हैं? और जो स्टूडेंट अभी कहीं ना कहीं तैयारी में है उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिनका इस बार नहीं हुआ है और तैयारी कर रहे हैं? पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा क्या कराते हैं, तो आप तो ऑलमोस्ट हर साल पीसीएस में रिजल्ट आता है तो हमारे बीच में रहते हैं और टॉपर को देखते रहते हैं। पीछे के दो टॉपर अपने फर्स्ट रैंक कर देखा, आपने सिद्धार्थ जी को भी देख लिया, साथ में जुड़े हैं। हम लोग यूपीपीसीएस को लेकर के इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, और क्लासरूम प्रोग्राम से लेकर टेस्ट सीरीज़ से लेकर के और इंटरव्यू तक का, कि बच्चों को रियल में उसका फ़ायदा होता है। अगर बच्चों को रियल में उसका फ़ायदा नहीं होता तो ये हमारे बगल में आज नहीं बैठते। ठीक है, बच्चे क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कि हम एग्ज़ाम के सिलेबस को देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। बच्चे क्या है, इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देता। स्टूडेंट कोई भी ये नहीं देखता कि हमारा सिलेबस क्या, बहुत कम स्टूडेंट है इस चीज़ को। पहले सिलेबस को देखने के बाद हम यूपी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कमीशन की चीज़ों को देखें, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। जीएस वर्ल्ड में हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये काम करते हैं, हम कमीशन को रीड करते हैं, कमीशन किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है और उसको कैसे हम लोगों को उस क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर अपने बच्चे को कर रहे हैं, सिर्फ इसी पे काम करते हैं। उसी का नतीजा होता है कि सारी चीज़ें हैं। बहुत कस्टमाइज तरीके से हम लोग अपने नोट्स को, अपने बच्चे को, इंटरव्यू को, आइडियाज़ को, और विशेष तौर पे टेस्ट सीरीज़ को, मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ, खुले मंच से कहता हूँ, जो टेस्ट सीरीज़ जीएस वर्ल्ड की है, चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे हो, मेंस के लेवल पे हो। मेंस में अगर कोई लड़का नायब तहसीलदार होता है और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया है, अगर टेस्ट सीरीज दे देता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता वो टॉपर बनेगा, लेकिन रैंक इंप्रूव हो जाएगी। इसी तरीके से किसी लड़के का इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा है और प्री बार हो रहा है, वो हमारे टेस्ट सीरीज को देकर के देख ले। इंटरव्यू अगर नहीं कॉल होगा तो हमसे बात करे। आपने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी, क्योंकि हर स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल यही होता है? मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो पहले मैं टॉपर्स को देखता था, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सूट करता था, जो मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सूट कर सकता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद मैंने डेली हार्डवर्क किया, डेली स्टडीज़ पर फोकस किया, मैं रेगुलर रहा अपनी पढ़ाई में, और शायद मैं इसी को ही अपनी सफलता का मूल मंत्र मानता हूँ। आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। अभी हम जीएस वर्ल्ड में जब हम यहाँ पे आते हैं, हमें हर बार कोई ना कोई टॉपर मिलता है। अभी हम प्रयागराज गए थे, वहाँ पे भी टॉपर मिला था। तो क्या जीएस वर्ल्ड आपकी कुछ तैयारी के दौरान हेल्प वगैरह कर पाया था? जीएस वर्ल्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनके नोट्स भी मैंने पढ़े थे, कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स भी पढ़े थे, और मैंने मॉक इंटरव्यू जीएस वर्ल्ड में दिया था। काफ़ी मुझे कोर्डियल बोर्ड मिला था जीएस वर्ल्ड में, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डायरेक्ट मेरे इंटरव्यू में भी रिपीट हुए थे, तो मैंने उनके आंसर्स भी पहले से फ्रेम कर रखे थे, और जो फीडबैक उस मॉक इंटरव्यू में मुझे मिला था उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जीएस वर्ल्ड की देखी थी, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और शायद काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से रियल एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए थे। क्या आपने सोचा कि फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद आप वैज्ञानिक बनेंगे, या इसरो में, या किसी इस तरह की एजेंसी में जाएंगे, या टीचिंग जॉब में जाएंगे, कहीं प्रोफेसर बनेंगे? अचानक सिविल सर्विस में आने क्या? सर सिविल सर्विसेज में आने का मकसद मेरा बचपन से ही था। मेरा सपना था ये कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और इसमें मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और जॉब डाइवर्सिटी भी मिलेगी। तो मेरा मकसद सिविल सर्विसेज में आने ही था, और फिजिक्स एक अच्छा ऑप्शनल भी हो सकता था, तो मैंने फिजिक्स ऑप्शनल सिलेक्ट किया और फिजिक्स ऑनर्स की। स्कोरिंग सब्जेक्ट है? स्कोरिंग भी, और सर मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है इसलिए मैंने फिजिक्स लिया। स्कोरिंग सर क्योंकि मैंने मेहनत की तो स्कोर आएगा मेरा, मुझे उम्मीद है।
ये बताइए, यदि पूछा जाए कि आप विकल्प मैं दूंगा आपको सर, भ्रष्टाचार कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, फौज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स? सर किसी को भ्रष्टाचार में ऐसे सर किसी को मतलब सिंबल दे देना ये सही नहीं है। सभी सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रशासन हो। भ्रष्टाचार एक समस्या है सर जो है इस व्यवस्था में, ये थोड़ा बहुत सर सब जगह है, लेकिन किसी को ऐसे तमगा देना ये सही नहीं होगा सर। थोड़ा बहुत हर जगह है। हाँ सर, ये तो व्यवस्था में है थोड़ा। सिविल सर्विसेज और फौज दोनों में क्या अंतर आपको नज़र आता है? सैन्य प्रशासन में सर जो होता है वो आदेश की एकता, पद सोपान, जो हायरार्की होती है सर, उसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। आदेश सर ऊपर से नीचे ही चलते हैं, नीचे से ऊपर नहीं चलते वहाँ पर सर। इसके अतिरिक्त सर जो हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी के और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जहाँ तक मैं इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देख पाता हूँ सर, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याण को स्थापित करना, जनता को सहूलियतें प्रदान करना, सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, जो लागू की गई हैं, उन्हें अच्छे से क्रियान्वित करना, उनको लाभार्थियों तक पहुंचाना, संवेदनशीलता के साथ, समानुभूति के साथ। मैं ऐसा देखता हूं। सर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से की है सर। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं और ग्रेजुएशन जो है वो मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से कंप्लीट करी है। मेरी यूनिवर्सिटी राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है और सर उसी के साथ साथ मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी। PMMVY जी सर। ये क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सर इसमें जो वुमेन को बेसिकली जो उनकी जो मैटरनिटी रिलेटेड डेथ्स होती हैं सर, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, उसको कम करने की बात की गई है। साथ ही साथ उनके जो हेल्थ स्टेटस है सर, जैसे कि मोर देन 50% एनीमिक वुमेन इंडिया में है अभी, तो सर उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत ही रूरल लेवल पे या लोकल लेवल पे सर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विषय में आप कुछ अपना विचार रखिए। सर मुझे लगता है ये वुमेन के लिए तो बहुत ही टॉर्च बेरर की तरह काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल स्केल पे जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हद तक नहीं है इंडिया में, स्पेशली अगर हम सब नेशनल लेवल पे जाए। मेरा नाम माधव उपाध्याय है सर। मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय एटा से हुई है सर। उसके बाद मैंने बीएससी किया है और बीएससी के बाद मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। और सर अभी मैं लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। गांधी जी शिक्षा में क्या बातें चाहते थे कि? सर गांधी जी शिक्षा में चाहते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो बच्चे की वो मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में। दूसरा सर जब उसके साथ साथ मतलब पढ़ाने के साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए सर। और उससे नेचर के मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग क्राइटेरिया है कि करके सीखना, गांधी जी इस पे जोर देते थे कि बच्चे से करके सिखाया जाए। केवल एक लेक्चर दे के या फिर केवल होमवर्क दे दिया जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना ये करना, ये सब नहीं, कि कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसे करके सीखे। जैसे किसी फूल के बारे में दिखाना है तो फूल प्रत्यक्ष उसके सामने हो, उसे एक एक चीज़ दिखाए कि ये कली है, ये पत्ती है, इस तरह। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर के कार्य बता रहे थे आप, बताइए कौन कौन से काम हैं? सर डिप्टी कलेक्टर का जो पद जो वो है उस मूल रूप से वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, लेकिन जब उसे तहसील अलॉट की जाती है तब वो एसडीएम बनता है, तो वो जुडिशियल पावर भी गेन करता है और उसके हिसाब से काम करता है। और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वो एसडीएम होते हैं, तो उसकी तहसील में जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं उन्हें अप्लाई करवाना, इम्प्लीमेंट कराना और भी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण।
अच्छा, एक शब्द है सिलेक्शन और एक शब्द है रिक्रूटमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है? चयन और भर्ती। सॉरी, आपका सिलेक्शन इसमें होगा कि रिक्रूटमेंट होगा? चयन। सर, मैं जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2011 में महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली से किया है। अच्छा, एक किस विषय से? सर, केमिस्ट्री से। ठीक है सर, वर्तमान में मैं सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर बरेली में कार्यरत हूँ। और सर, मुझे वर्कआउट करना और खाली समय पुराने गाने सुनना पसंद है। एक प्रशासनिक अधिकारी और एक टीचर अध्यापक, इसमें क्या अंतर है आपकी नज़र में? सर, अगर सामने से देखा जाए तो टीचर और एक प्रशासनिक अधिकारी में टीचर का एक दर्जा एक हमेशा से ऊंचा रहा है। वो बच्चों को एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करता है जिसके बेस पे ही वो आगे चलकर अपने समाज में और अपने देश के लिए कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी की देखा जाए तो वो सर अपने प्रशासन में अपने जो उसने मूल्य प्राप्त किए हैं समाज से, परिवार से, उन सबको सर जोड़ के एक तरीके से समाज में और जो वीकर सेक्शन है उनके उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। सर, जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती हैं तहसील स्तर पे या जिले स्तर पे, उनका सर ईमानदारी से क्रियान्वयन कर सकता है। काफ़ी कुछ है सर प्रशासनिक अधिकारी को करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है। यूपीपीसीएस 2023 में मुझे 20वीं रैंक मिली है और मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। जीएस वर्ल्ड संस्थान का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2021 में मैंने यूपी स्पेशल बैच ज्वाइन किया था जीएस वर्ल्ड से। तो जितनी भी सफलता मुझे आज मिली है उसमें जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान और यहाँ के डायरेक्टर नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी बदौलत आज मैं आपके सामने आया डिप्टी कलेक्टर बना। क्या लिखते हैं डायरी में रोज? सर, इसमें दैनिक जीवन की जो भी हमारी प्लानिंग वाला इमेज है सर, और कुछ इमोशंस अगर कहीं बाहर देखता हूँ सर, ये सब बाहर की कुछ चीज़ें सोसाइटी में हैपनिंग होती हैं सर, तो अगर कहीं शेयर करने मन करता है तो अपने से करो। कविता भी लिखते हैं और इमोशंस भी लिखते हैं, मतलब रैंडम लिखते हैं सर। चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी सर, जैसे जो एक्सेस लैंड है उसको एक जगह हम कंसोलिडेट करते हैं सर, और जो अनयूज्ड उनमें कैटेगराइजेशन भी करते हैं लैंड को सर। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार यादव है और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिश्नर ने रिज़ल्ट घोषित किया है उसमें मुझे 29 रैंक मिली है। मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। मैं इसके लिए जीएस वर्ल्ड की टीम का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे अपने गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत से इनपुट दिए थे, जिसका मैंने अपने इम्प्रूवमेंट में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, 5 से 6 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचते बीच में कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। तो हार्डवर्क तो पे करता है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखने की ज़रूरत है और कंटिन्यू एफर्ट आप करते रहिए, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी है, एफर्ट तो करना ही पड़ता है। या तो अभी की लाइफ में आप इसको कर लीजिए या फिर आप लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में आपको करना पड़ेगा, वो मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी आप अपने फुल यूथ ऑफ एनर्जी में हैं और इसका बेटर यूटिलाइज कर लीजिए, जिससे कि आप अपने गोल को, अपने सपने को कंप्लीट कर पाएँ। इसके लिए जो जीएस वर्ल्ड में इनका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। इसमें आप एनरोल करके उनसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और जो भी अपने प्रेजेंटेशन स्किल है उसको बेटर कर सकते हैं। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए और कंटिन्यूअस अपने जो गोल है, जो अपना सिलेबस है, जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको बार बार देखिए और उसी के एक टारगेट वे में उसी को आगे लेके चलते रहिए और एक दिन निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरी दिल से बहुत ही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। डीआरडीओ को और बताइए। जी सर। किन उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी? जी सर। जी सर। क्या इसका उद्देश्य है? जी सर। क्या जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी उन कार्यों में सफल रहा है और इसका अप्रोच क्या है? डीआरडीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सर, वो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस को उनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य सौंपा गया है, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का है। तो ये मैंडेट है बेसिकली, और इसमें डीआरडीओ 1958 से कंटिन्यूस काम कर रहा है और काफ़ी हद तक सफल हुआ है। इसमें जो हमारी गाइडेड मिसाइल बनी है, क्रूज मिसाइल्स बनी हैं, अग्नि, पृथ्वी, आग और ये सब, तो ये हमारे जो हमारी रक्षा क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ाया हुआ है इसने, और कंटिन्यूस आगे भी इसमें काम जारी है। और ये डाइवर्सिफाइड फील्ड भी है, अलग अलग क्षेत्रों में डीआरडीओ काम करता है। जैसे हमारे हाई एल्टीट्यूड पे जो सोल्जर्स हैं उनके फूड का रिसर्च करना। जातिगत जनगणना के 3 नुकसान हैं। जातिगत जनगणना सर, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मैं देखता हूँ सर कि अगर ये जिस पर्पज़ से इकट्ठा किया जा रहा है, अगर वो उसका पर्पज़ ना हो के वो पॉलिटिसाइज वे में अगर उसका प्रयोग होने लगे तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। और सर इसमें दूसरा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर इसको गलत तरीके से प्रमोट किया जाए तो ये समाज में एक जो क्लैश की भावना है वो भी पैदा कर सकता है। सर मैं क्लास 10th और 12th कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल दिलाना गाजीपुर से किया हूँ। ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया हूँ। उसके पश्चात मैंने 2 साल फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में काम 2010 से 14 के। सर मैंने बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है। उसका क्या उपयोग कर पाएंगे आप इस सेवा में आने के बाद? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड, सर आज जो गवर्नमेंट है ई गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हर फील्ड में, ईच एंड एवरी डोमेन में गवर्नमेंट ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है। तो सर एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मुझे बेसिक नो हाउस पते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके जुरिस्डिक्शन में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसको ले गए हैं हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, और बहुत सारी भीड़ वहाँ पे गैदर हो गई, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है। पहले काम क्या करेंगे? सर पहले बच्चे की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, तो हॉस्पिटल पे तो बच्चे को पहुँचना बहुत आवश्यक है। और सब भीड़ गैदर हो रही है तो सर प्रयास करेंगे सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, और तदनुसार वहाँ पे रीजंस बताने की बात करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि ज़्यादा मैटर सीरियस नहीं है, इलाज चल रहा है, उनको कन्विंस करने का। सर मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। 2015 में मैंने इंजीनियरिंग पूरी की सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से NIT जालंधर से, और सर ये मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है, और वर्तमान में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। बीटेक का प्रशासन में कैसे उपयोग कर पाएंगे उस अनुभव का? सर मेरा ट्रेड सिविल इंजीनियरिंग रहा है, और सर सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी उपयोगिता इस वक्त मैं देखता हूँ। क्लाइमेट चेंज हो गया या क्राउड मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे सर सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी उपयोगिता है। सिविल इंजीनियरिंग से आप ये जान सकते हैं कि किसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा इको फ्रेंडली है। सर एक क्राउड मैनेजमेंट का होता है। प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला होता है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, टेम्परेरी एक शहर बसाया जाता है, लोगों की ज़रूरतें होती हैं, चाहे सीवेज हो गया, वाटर की रिक्वायरमेंट हो गई, वेस्ट डिस्पोजल हो गया। सर इसमें सिविल इंजीनियरिंग का ठीक ठाक रोल होता है, कैलकुलेशन के टर्म में, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के टर्म में। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, जी सर, तीनों सुने होंगे। जी सर। क्या है तीनों में अंतर? सर ई गवर्नेंस बेसिकली होता है कि ICT का इस्तेमाल करके लोगों तक वो सारी सर्विसेज पहुंचाना
जो सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को देने का। इसके बाद सर गुड गवर्नेंस को मैं डिस्क्राइब करूँगा। गुड गवर्नेंस एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसमें लोगों को केंद्र में रखे जाते हैं और सारे नियम उनके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, सारी सुविधाएं उनको ईजिली फैसिलिटेट कराई जा सकें, प्रशासन और लोगों के बीच में जो गैप है उसे कम से कम रखा जाए, डेफिसिट बढ़े, ट्रस्ट डेफिसिट कम हो और आपस में कोऑपरेशन ज़्यादा हो। इसको सर गुड गवर्नेंस का। ये मेरा 2023 का जो अटेम्प्ट था, इसमें मैंने GS वर्ड ज्वाइन किया और मैं क्लासरूम में आके मैं टेस्ट देता था। मैंने काफ़ी अलग एक्सपीरियंस किया कि रूम में बैठ के आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चाहे प्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हों या मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हों, उससे काफ़ी सीन अलग होता है। GS वर्ड में मैंने ये पाया कि मैनेजमेंट काफ़ी ऑनेस्ट रहा, कोऑपरेटिव रहा, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने शेड्यूल को मेरे लिए अरेंज किया, टाइमली एवेलुएट की गई कॉपियाँ और अच्छी तरीके से इवेल्यूएट की गई और उनके जो भी फीडबैक होते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा जो मेरी मिस्टेक्स जो मेरे बैक ऑफ माइंड में रहती थी उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया। इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन हुआ है मेंस की कॉपियों का। GS वर्ड मैंने ज्वाइन किया तो मैनेजमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव रहा है यहाँ पे। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते वक्त सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये होता है कि सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन ना करना। सिलेबस को जब आप बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है और हम जितने भी एफर्ट डालते हैं वो बहुत डिस्पर्स्ड होते हैं। इससे इफ़ेक्टिवली ना तो हम एक टॉपिक कवर कर पाते हैं, ना ही उनका रिवीजन कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस गेन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सिलेबस को पहले डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। इससे ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि हम किस टॉपिक में कमज़ोर हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उस एक कमज़ोर टॉपिक पे अच्छे से काम करने की और उसको स्ट्रेंथन करने की। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम कैंडिडेट्स जो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, उनमें से जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स देखता हूँ वो ये होता है कि रिवीजन की कमी और सिलेबस को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना खुद से। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सिलेबस को छोटा बनाएं और रिवीजन को अपने बड़ा बनाएं। रिवीजन को बड़ा बनाने से हमें ये हो जाता है कि फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं, वो शॉर्ट टाइम में रिवाइज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट हम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं GS वर्ड को थैंक यू कहना चाहूँगा। मुझे GS वर्ड की टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल लगी, काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन मुझे देखने को मिला, टाइमली टेस्ट सीरीज के रिज़ल्ट्स आए, मेरिट बनती थी जिसमें ये देखने को मिलता था कि कौन इम्प्रूव कर रहा है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन इंस्टिल होता है कैंडिडेट्स में। काफ़ी हेल्पफुल रहा मैनेजमेंट यहाँ का और काफ़ी ऑनेस्ट रहा मैं कहूँगा, और फीडबैक काफ़ी ऑनेस्ट रहे। इसलिए मैं GS वर्ड को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे चयन में GS वर्ल्ड परिवार का काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ के मैं टेस्ट सीरीज से और मॉक इंटरव्यू से जुड़ा रहा हूँ, जिसमें यहाँ के शिक्षकों का योगदान रहा है जो बराबर मुझे सहयोग करते रहते थे। इसलिए मैं GS वर्ल्ड परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विकास सर, मेरा जन्म स्थान सर देवरिया है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से हुई है और सर मेरा ड्यूल डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर से हुआ है। और सर मैं कॉलेज के बाद सर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कबीर के राम। यस सर। कुछ बताइए, क्या कबीर किस प्रकार राम की कल्पना करना चाहते हैं? सर कबीर निर्गुण राम की मतलब व्याख्या करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो सगुण राम भी मतलब एक आध दोहे में बताते हैं कि, लेकिन सर वो निर्गुण राम पे ही ज़्यादा बल देते हैं सर। यस सर। तू कहता है आँखें देखी, मैं कहता हूँ, तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। इसकी व्याख्या करिए सर। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो सर निरक्षर थे और बहुत सी जो प्रचलित जो विचारधाराएं थी उन्होंने सुना था,
तो जो बोलते थे तो वही बोलते थे कि सर और लोग जो लिख कर जो पढ़ते हैं वो समझते हैं, लेकिन मैं जो सुनता हूँ समझता हूँ वो मैं बताता हूँ। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ कौन सा इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा मिले, किस इंडस्ट्री को हमको खींचना चाहिए सर पूर्वांचल जो है सर उपजाऊ भूमि है और वहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, तो सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे बेटर काम करेगी। अगर कोई अदर इंडस्ट्री लगाते हैं तो सर पोल्यूशन बढ़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है निगेटिव, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब विन विन सोचिए सर दोनों, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और पीपुल्स के लिए भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और अभी हालिया के यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2023 में मैंने 38 रैंक के साथ जो है मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। इस परीक्षा का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता और मेरे अंकल जी श्री शिष्यपाल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मेरे पिताजी ने और मेरे माँ ने बहुत स्ट्रगल के साथ जो है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में सहायता की है। मैं जीएस वर्ल्ड में अभी हूँ और जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से जो है मैं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है मैं लगाया था, घर से ही लगाया था। मुझे लगा कि आप भी अगर यूपीपीसीएस के लिए अगर जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो काफ़ी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और सेकेंड, मैं यहाँ का मॉक इंटरव्यू दिया हूँ और मॉक इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, तो आप भी जो है ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन शिक्षा महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से प्राप्त की है और मेरी स्नातक की शिक्षा भी इतिहास और समाजशास्त्र विषय में मेरी गृह जनपद बरेली से हुई है। और मैं खाली समय में खाना पकाना और गाने सुनना, गाना पसंद करता हूँ। टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? सर टूरिज्म के लिए सर हमारे यहाँ क्या है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, तो जिनको बढ़ावा दे करके हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और जिससे हम उत्तर प्रदेश को जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को भी हम जो है प्राप्त कर सकते हैं सर। इसके लिए सरकार की कोई पॉलिसी है? कब लाई गई वो पॉलिसी? सर मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट सर इतना पता है कि सरकार ने जैसे ताज महोत्सव है या विभिन्न सर्किटों के माध्यम से, जैसे बौद्ध सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है, रामायण सर्किट है, इनके माध्यम से जो है टूरिज्म को प्रमोट करने का कार्य किया है। और सर एक जनजातियों के माध्यम से भी जो है ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देकर और जनजातियों में टूरिज्म को विकास करने के लिए थारू जनजाति है, तो उनके विकास के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए लखीमपुर खीरी में एक सर मेरा नाम निधि है। मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली हूँ। मैंने 2021 में मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से बीएससी किया है। फिलहाल मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। इसी क्रम में मेरा पहला प्रयास है। आपने लिखा है कि माता जी आंगनबाड़ी। यस सर। तो आंगनबाड़ी के कुछ कार्य तो आप जानते ही होंगे। यस सर। कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके पोषण का ध्यान रखना और उन्हें मतलब समझाना। धात्री जो महिलाएं होती हैं और जो किशोरियां होती हैं जो स्कूल छोड़ देती हैं गांव की, उन सब के लिए समझाना और उनका अपडेट वगैरह, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना और उनके पोषण के लिए टीकाकरण वगैरह वो सब कुछ सर करवाना।